व्याकरण पाठ 3 पद परिचय। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का व्याकरणिक परिचय देना, या वाक्य में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाते हैं, पद कहलाते हैं, और उन पदों का व्याकरणिक परिचय देना क्या होता है, पद परिचय होता है। यानी उनकी पहचान बताना वो क्या होता है, पद परिचय होता है। तो हमने जैसा कि पता है, हमने विस्तार से पद परिचय को देखा था कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अवयव को अलग अलग करके पहचानने का प्रयास किया था कि किस किस प्रकार है। तो आज हम चलते हैं इसके उदाहरणों से, और उदाहरणों के माध्यम से ही हम प्रयास करेंगे कि किस प्रकार हमें उनकी पहचान जो है बतानी है, क्योंकि ये 4 नंबर का आएगा यदि बोर्ड परीक्षा की बात करें। और परीक्षाओं की बात करें तो ये कहीं भी पूछा जा सकता है। जैसे आजकल सीटेट, टेट आदि में हिंदी 20 नंबर की आती है, तो वहाँ पर भी जो है पूछ लिया जाता है ये संज्ञा है या सर्वनाम है या विशेषण है, ये क्या है, कौन सा विशेषण है, कौन सी संज्ञा, कौन सा सर्वनाम है, क्रिया का कौन सा रूप है, ये सारी बातें जो है पूछी जाती हैं। तो हम पद परिचय को यदि अच्छे ढंग से एक बार पहचान लेंगे, अच्छी प्रकार से जान लेंगे, तो निश्चित रूप से हम जो है कहीं भी कोई भी एग्जाम में इसके बारे में पूछा जाता है तो हम बता सकते हैं। चलो इसके उस पे चलते हैं, वास्तविक स्वरूप पे। पद परिचय, जैसा कि बताया था कि पद परिचय में क्या है, इन बातों का ज्ञान जरूरी है। और पद परिचय क्या है, वाक्य में प्रयुक्त पदों का विस्तृत व्याकरणिक परिचय देना क्या कहलाता है, पद परिचय कहलाता है। पद परिचय देते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो सबसे पहले है संज्ञा। वैसे मैं पढ़ा चुका हूं लेकिन शॉर्टली बता के आगे बढ़ते हैं। संज्ञा के भेद का पता होना चाहिए, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। फिर संज्ञा के बारे में भेद बताकर, जैसे कि राम व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये क्या है, लिंग, वचन, कारक और क्रिया का, किस क्रिया के साथ इसका संबंध है वो बताना है, क्रिया के साथ संबंध बताना है। तो लिंग पुल्लिंग है जैसे, और यदि बात करें लिंग वचन, एक वचन है, कारक कर्ता कारक है, कर्ता कर्म कारण ये कारक होते हैं तो कारक बताना है। इसके बाद क्रिया का क्या है, ये कर्ता है, ये संबंध बताना है। जैसे कि मैंने राम का उदाहरण लेकर आपको बताया कि बताना कैसे है। इसके बाद आता है सर्वनाम। तो सर्वनाम के भेदों के बारे में हमें पता होना चाहिए। सर्वनाम के 6 भेद हैं। कौन कौन से भेद है, तो यहाँ पुरुषवाचक से शुरू हो जाता है। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक, ये जो है सर्वनाम के 6 भेद हैं। इसके बाद इसमें और क्या बताना है, इसमें जो संज्ञा में बताना था, लिंग, वचन, कारक और क्रिया के साथ संबंध, इसमें एक चीज और जुड़ जाएगी, इसमें बताना पड़ेगा पुरुष, यानी उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। क्योंकि हिंदी में उत्तम पुरुष से मैं, हम दो इसके लिए प्रयोग होता है, हम सब इसके लिए प्रयोग होता है, और मध्यम पुरुष तुम आपके लिए प्रयोग होता है। और बात आई है अन्य पुरुष की, तो वह वे इसके लिए प्रयोग होता है। तो ये है, ये पुरुष बताना होता है कि जैसे भी सर्वनाम का प्रयोग किया गया, सर्वनाम क्या होते हैं हमें पता ही है, पढ़ा ही था, इसके बारे में जानकारी है ही आपको कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या होते हैं, सर्वनाम होते हैं। जैसे यह, वे, मैं, तुम, आप, ये क्या है, सर्वनाम शब्द हैं। फिर आता है विशेषण। तो विशेषण के 4 भेद हैं। पहला विशेषण गुणवाचक विशेषण होता है, फिर संख्यावाचक होता है, फिर परिमाणवाचक होता है, और इसके बाद अंतिम सार्वनामिक विशेषण होता है। तो 4 विशेषण होते हैं। सार्वनामिक विशेषण के बारे में मैंने बताया था, जो किसी व्यक्ति वस्तु की विशेषता बता रहा है लेकिन वो सर्वनाम शब्द है, यह वह वे, तो वो क्या है, सर्वनामक विशेषण है। बाकी गुणवाचक, गुण है, काला भूरा गोरा आदि उसका गुण है। संख्या बता दी गई है, 2 मंजिल, 3 मंजिल, तीसरी पुस्तक, ये सब संख्या के बारे में है। परिमाण है, माप तोल है, ये सारे विस्तार से हमने जाने थे। इसके बाद आता है क्रिया। क्रिया आपने 2 तरह की जाननी है अच्छी प्रकार से, बाकी को छोड़ दो, अकर्मक और सकर्मक। जिसमें कर्म की आवश्यकता है क्रिया में, अकर्मक सकर्मक है। क्रिया कर्म की आवश्यकता नहीं है, वो क्या है, अकर्मक है। तो कुछ अकर्मक और सकर्मक क्रियाएं मैंने आपको विस्तार में बताई थी कौन कौन सी हैं। यहाँ केवल शॉर्टली, फिर उदाहरण पर चलेंगे। इसके बाद क्रिया के साथ और क्या बताना है, पहले तो विशेषण के साथ, सॉरी मैं भूल गया कि क्या क्या और बताना होता है। जैसे संज्ञा के साथ बताना होता है लिंग, वचन, कारक और क्रिया के साथ संबंध। सर्वनाम के साथ बताना होता है सर्वनाम का भेद कौन सा है। उसके बाद पुरुष, लिंग, वचन, कारक और क्रिया के साथ उसका संबंध, यानी एक चीज जुड़ जाएगी, पुरुष। अब आ जाते हैं विशेषण। विशेषण में कम हो जाएगी,
विशेषण में क्या बताना है, बस लिंग बता देना है और वचन बता देना है और विशेष्य बताना है कि किसकी विशेषता है ये बतानी है। ये बाकी चीजें कम हो गई, लिंग वचन और विशेष्य। विशेष्य का मतलब जिसकी विशेषता बताई गई, यानी यदि मेरी कोई विशेषता बताई जाती है तो मैं क्या हूँ, विशेष्य हूँ। किसी वस्तु की विशेषता बताई जाती है तो वो वस्तु क्या है, विशेष्य। तो उसके बारे में यहाँ पर जानकारी देनी है। जैसे नीली साड़ी, तो साड़ी क्या है, विशेष्य है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि विशेष्य साड़ी विशेष्य है, इस किसका, इस विशेषण का। तो विशेषण का विशेष्य कौन है, वो साड़ी। तो इस प्रकार जो है जिसकी भी विशेषता बताई जाए। इसके बाद आता है क्रिया। क्रिया में क्या बताना होता है, क्रिया में ध्यान रखना दो तीन चीजें और जुड़ जाएंगी। एक तो जुड़ जाएगा काल, एक वाच्य, और एक पुरुष तो सर्वनाम के साथ जुड़ा हुआ यहां भी आ जाएगा। तो यहां पर पुरुष, लिंग, वचन, काल, वाच्य, धातु, क्योंकि क्रिया के साथ, क्रिया का मूल रूप क्या है, धातु है, तो धातु जरूर बतानी है। धातु का मतलब जैसे देखना पढ़ना, देखना देख, लिखना लिख, पढ़ना पढ़, पढ़ सॉरी संस्कृत में चला गया था मैं, पढ़ना पढ़, रोना रो, धोना धो, जागना जाग। तो ये क्या क्रिया के मूल रूप हैं। तो क्रिया के जाना जा, तो ये क्रिया के मूल रूप हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, धातु बोलते हैं। यानी क्रिया का मूल रूप क्या है वो बताना है। जैसे जा रहे हैं तो जा यहाँ धातु है, तो ये बताना है। कर्ता का उल्लेख करना है, क्रिया का कर्ता कौन है ये आपको बताना है। इसके बाद आता है अव्यय। अव्यय हमने विस्तार से पढ़े थे, फिर दोबारा बता देता हूँ शॉर्टली। अव्यय के 5 भेद हैं। पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है समुच्चय बोधक, तीसरा है संबंध बोधक, और चौथा है विस्मयादि बोधक, और 5वां भेद है निपात। पहला क्रिया विशेषण उसी के भेद है, बाकी के भेद के जानने की जरूरत नहीं है। केवल हैं तो समुच्चय बोधक के स्वरूप हैं, भेद नहीं है। तो भेद तो केवल क्रिया विशेषण के ही हैं, वो 4 भेद हैं। कौन से हैं, रीतिवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक, और एक हमारा रह गया है कालवाचक। रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक। जो क्रिया के साथ लगने वाले शब्द होते हैं वो क्रिया विशेषण होते हैं। जो क्रिया की विशेषता बता रहे होते हैं वो शब्द क्रिया विशेषण होते हैं। वो स्थान के बारे में बता सकते हैं कि उधर चले जाओ, तो उधर शब्द क्या है, चले जाने की विशेषता है, तो इसका मतलब एक क्रिया विशेषण है। ज्ञान किसका करा है, स्थान का करा रहा है, तो इसलिए ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। जल्दी जल्दी चलो, तेज तेज चलो, चलो चलो, आगे बढ़ो, ये सब क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आ गए हैं। कालवाचक कुछ देर बाद चला जाना, अब चले जाओ, कल आना, परसों आना, तो आने जाने की विशेषता आज, कल, अब, सब ये क्या है, ये समय का बोध करा रहे हैं। ये सब जो है समय का बोध कराते हैं, इसलिए ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। इसके बाद आता है परिमाण का, तो माप तोल है, एक गिलास पानी ले आओ, एक गिलास पानी लाना, तो क्या है, पानी विशेषता क्या है कि उसको एक गिलास ही है। और यदि बात करें 2 मीटर चलो, 2 किलोमीटर चलो, इतना मापो, इतना तोलो, ये सब क्या है, तोलने की, मापने की विशेषताएं जो भी हैं वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद समुच्चय बोधक बड़ा आसान है, और, तथा, लेकिन, पर, परंतु, किंतु, इसलिए, क्योंकि, ये सारे शब्द क्या हैं, 2 उपवाक्यों को जोड़ने वाले शब्द हैं, वो सारे क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय हैं। इसके बाद आता है संबंध बोधक, तो जिसका, जिसकी, उसका, उसकी, ये का के की जरूर लगा होता है, उसके, उसके साथ लगा होता है, तो वहां पर संबंध बोधक होता है। इसके बाद आता है विस्मयादि बोधक। ये आश्चर्य सूचक, हर्ष सूचक, शोक सूचक, घृणा सूचक, ये सब होते हैं, लेकिन इनकी पहचान होती है, उल्टा आई लगा होता है, उससे हमें पता लग जाता है कि ये कौन सा अव्यय है, विस्मयादि बोधक अव्यय। इसमें लिंग वचन कारक अव्यय में नहीं बताने, क्योंकि अव्यय क्या होते हैं, जिन पर लिंग वचन कारक आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो शब्द क्या होते हैं, अव्यय होते हैं। तो इसमें यह ध्यान रखना है कि जब भी आप अव्यय के बारे में बता रहे हो तो आपको खाली अव्यय का भेद ही बताना है। जैसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, बस इतना ही बताना है आपको। इसके बाद ये समुच्चय बोधक अव्यय है, ये संबंध बोधक अव्यय है, और ये विस्मयादि बोधक अव्यय है, ये निपात अव्यय है। तो अब आ जाते हैं निपात पर। निपात के बहुत सूक्ष्म से शब्द होते हैं, ही, जी, भी, ये होते हैं, ये वाक्य में जोर देने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। आपको ये कार्य करना ही होगा, तो ही क्या है, हमारा निपात है, ये निपात अव्यय है। बस ये था। अब हम आज अब इनके उदाहरणों पर चले जाते हैं कि इसके उदाहरण के माध्यम से हम कैसे इसको जानने का प्रयास करेंगे। तो इसके उदाहरण हैं, ये सब हमने पढ़ लिया था, और मैंने तो केवल ताकि ये चीजें ध्यान रहें इसलिए पद परिचय के उदाहरण।
एक उदाहरण से चलते हैं। पहला वाक्य दे रखा है, मुझे एक पेन दो। यहाँ पर मैंने सभी को जो है रेखांकित किया है कि सभी पदों को, क्योंकि कोई भी पद एक पूछा जाएगा। यदि परीक्षा की बात करें तो किसी एक पद के ही नीचे रेखांकित होगा, अंडरलाइन होगी, और उसी के बारे में पूछ लिया जाएगा कि ये क्या है। जैसे मुझे एक पेन दो, मुझे क्या है, मैं, तुम, आप, क्या है, ये सर्वनाम है। तो सर्वनाम है, सर्वनाम मुझे, मैं कौन सा सर्वनाम है, ये ध्यान रखना कि किसके लिए प्रयोग किया गया है ये सर्वनाम। तो यहाँ पर कौन सा है, मेरा, पुरुष के लिए प्रयोग किया गया है। तो मेरा या आपका ये क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम के मैं, तुम, आप, वह, ये सब क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुष कौन सा है, मैं, हम, क्यों, कौन सा, उत्तम पुरुष है। इसके बाद लिंग वचन कारक ये आपको बताना ही है। लिंग कौन सा है, यहाँ पर मुझे एक पेन दो, मुझे लिख रखा, मुझे आएगा, तो मुझे एक पेन दो, ये क्या हो सकता है, पुल्लिंग भी हो सकता है, स्त्रीलिंग भी हो सकता है, दोनों के लिए प्रयोग किया ना, तो पुल्लिंग स्त्री ओब्लिक स्त्रीलिंग होता है। इसके बाद वचन, मैं एक ही हूं, तो एक वचन में ही है। इसके बाद कारक कौन सा है, मैं कर्ता कारक हूं, तो और क्रिया का मैं क्या हूं, करता हूं। ये पहचान आपको ऐसे बतानी है। तो मुझे एक पेन दो, मुझे सर्वनाम है, कौन सा सर्वनाम है ये बताना है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसके बाद पुरुषवाचक सर्वनाम में पुरुष कौन सा है, यानी उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है या अन्य पुरुष है। अब मैं, हम, ये उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है। तुम, आप, ये मध्यम पुरुष के अंतर्गत आता है। वह, वे, ये किसके अंतर्गत आता है, अन्य पुरुष के अंतर्गत आता है। तो तीन ही पुरुष हैं, तो तीनों की पहचान कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए जो है यहाँ पर कौन सा पुरुष है, मैं, हम, उत्तम पुरुष है। तो उत्तम पुरुष है। फिर हमें बताना है लिंग, वचन, कारक, क्रिया के साथ संबंध। लिंग पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों हो सकते हैं। मुझे एक पेन दो, लड़की भी कह सकती है और लड़का भी कह सकता है, इसलिए पुल्लिंग स्त्रीलिंग है। फिर वचन की बात है, एक वचन ही है। कारक की बात है तो मैं करता ही हूँ वाक्य का, तो कर्ता कारक है। इसके बाद ये क्रिया का क्या है, कर्ता। कारक का पता लगते ही क्रिया का वो क्या है, कर्म है या कर्ता है, वो हमें स्वाभाविक रूप से आगे प्रयोग हो जाएगा। एक पेन, पेन कितने देने हैं, एक देने हैं। तो एक क्या है, पेन की विशेषता है। तो पेन की विशेषता क्या होगी, एक। तो इसका मतलब क्या होगा, ये विशेषण हो गया। अब विशेषण में भी क्या है, ये संख्या है, क्योंकि एक पेन देने हैं। तो क्या हो गया, ये संख्यावाचक विशेषण हो गया। तो कौन सा विशेषण हो गया, संख्यावाचक विशेषण हो गया। पेन का लिंग की बात करें तो ये पुल्लिंग ही है। इसके बाद वचन की बात करें तो एक पेन, तो एक ही वचन है। और विशेष्य किसका है, विशेष्य क्या है, यहाँ पर पेन है। विशेष्य क्या है, पेन है। तो यहाँ पर इस प्रकार हमें ये पहचान बतानी है। अब दो, पेन, पेन क्या है, संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है, क्योंकि संज्ञा की तो विशेषता बताता है विशेषण। तो अब संज्ञा है तो कौन सी संज्ञा है, ध्यान रखना। पेन कोई नाम थोड़ी है, कौन सी चीज का पेन देना है ये थोड़ी बताएगा, खाली पेन बताएगा। तो पेन क्या है, एक समूह का बोध कराता है। ये पेन बहुत सारे होते हैं, पेन जो अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो पेन का इसका मतलब समूह में जाता है, यानी जातिवाचक संज्ञा में यहाँ पर चला जाता है। तो इसके बाद पेन का वचन, लिंग, वचन और कारक हमें बताना होता है। पुल्लिंग, एक वचन, कारक क्योंकि एक ही पेन देने की बात की गई है इसका। और कारक कौन सा है, पेन को देना, तो पेन क्या है, कर्म कारक हो जाएगा। और ये क्रिया का क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। इसके बाद दो, देना क्या है, क्रिया है। क्रिया क्या है, यहाँ पर कर्म, तो पेन आ गया, कर्म देना, कर्म है, कोई चीज तो दी जाएगी, इसका मतलब कर्म होगा। तो कर्म होगा तो कौन सी होगी, सकर्मक क्रिया होगी। और सकर्मक क्रिया होगी तो इसके बाद हमें बताना क्या है, पुरुष, लिंग, वचन, काल, वाच्य, धातु, और इसके बाद जो है धातु के बाद क्रिया का कर्ता, ये बताना होता है। तो इसमें देखो मेरे अनुसार जो है क्रिया क्या होगी, पेन देना, पेन की जो है देना क्रिया किस, कौन दे रहा है, देना है, किसे देना है, मुझे देना है। तो मुझे के अनुसार क्या हो गई, उत्तम पुरुष की क्रिया हो गई। तो सीधी सी पहचान है, क्रिया का संबंध किससे होता है, कर्ता से होता है। तो कर्ता से संबंध होगा तो इसका मतलब कर्म से भी हो सकता है वैसे, कर्मवाच्य और भाववाच्य में, लेकिन यहाँ किससे संबंध है, कर्ता से संबंध है। तो इसका मतलब क्या है, ये कर्ता कौन है, उत्तम पुरुष का है। तो इसका मतलब क्या है, उत्तम पुरुष की क्रिया है। इसके बाद लिंग, वचन आदि बताना है ही हमें। तो लिंग का पुल्लिंग है, और इसके बाद वचन एक वचन है। और क्योंकि देना एक ही व्यक्ति को एक ही पेन देना है, तो इसलिए काल क्या है, अभी देने की बात की गई है तो वर्तमान काल ही है। इसके बाद हमें बताना है वाच्य, तो क्रियाकर्ता के अनुसार ही है, तो कर्तृवाच्य। आपने पढ़ा था कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य।
कर्मवाच्य क्या होगा, से या द्वारा का प्रयोग होगा भाववाच्य और कर्मवाच्य में, जबकि यहाँ पर से या द्वारा का प्रयोग नहीं है, तो इसका मतलब कर्तृवाच्य की क्रिया है। इसके बाद धातु क्या है, दा धातु है, देना योग में है, और जो है क्रिया का कर्ता कौन है, क्रिया का कर्ता क्रिया की क्रिया है। ये क्रिया किसकी है, कर्ता की है, क्योंकि कर्तृवाच्य तो कर्ता की ही क्रिया है। ये हो गया पहले से, और कुछ भी नहीं है। लेकिन यदि आपको भेद ही याद नहीं है, भेदों की पहचान ही नहीं है, तो फिर सॉरी, क्योंकि फिर मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद आता है नेक्स्ट, एक वाक्य ले लेते हैं। अपने गांव की मिट्टी छूने के लिए मैं तरस गया। यहाँ पर मैंने अंडर रेखांकित नहीं किया है, लेकिन हम सभी शब्दों के बारे में ही बताएंगे कि अपने गांव की मिट्टी देखने को मैं तरस गया, यानी इन सारे शब्दों के बारे में हम बताएंगे कि ये क्या क्या है। छूने को तरस गया, ये वाक्य है। सॉरी, कई बार माउस काम कम करता है। तो यहाँ है, अब पहले हम अपने शब्द से, फिर गांव की, फिर मिट्टी, फिर छूना, फिर मैं, और फिर तरसना। ये हमारे जो है यहाँ पर बनते हैं, जिन जिन के बारे में परिचय, पद परिचय पूछा जा सकता है। सबसे पहले अपना, अपना गांव, अपना गांव, मेरा गांव, तुम्हारा गांव। अपना तो सर्वनाम तो है, लेकिन अपना गांव की विशेषता है। तो इसका मतलब निश्चित रूप से ये क्या है, विशेषण के 4 भेदों में से सर्वनामिक विशेषण है। और सर्वनामिक विशेषण है तो हमें विशेषण आते ही क्या बताना है, बस लिंग, वचन और विशेष्य बताना है, ये रह जाते हैं। तो मैं यहाँ पर पुल्लिंग ही है, तरस गया, गई होता तो मैं स्त्रीलिंग होता, तो गया है तो यहाँ पर पुल्लिंग है। इसके बाद का बताना है, हमें वचन बताना है और विशेष्य बताना है। तो मैं ही एक वचन ही है और विशेष्य क्या है, गांव है, यानी गांव की विशेषता यहाँ पर बताई गई है। फिर गांव, गांव क्या है, संज्ञा है, और गांव कोई नाम यहाँ गांव का नहीं है, तो इसका मतलब ये जातिवाचक संज्ञा है। और जातिवाचक संज्ञा तो फिर गांव पुल्लिंग है, एक वचन है, एक ही गांव की बात की गई है। गांव की, का के की, कौन सा कारक हो गया, संबंध कारक हो गया। संबंध में का के की होता है, संबंध कारक, कारक के कारक भी याद होने चाहिए, तभी ये हम पता लगा पाएंगे कारक कौन सा है। और क्रिया का क्या है, ये संबंध है। यहाँ संबंध कारक तक भी बता देते हैं, कर्ता और कर्म को छोड़ के आगे कारक बता दिया, बस क्रिया के साथ अपने आप ही उसका कारक हो जाएगा, तो वो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसके बाद आता है मिट्टी। मिट्टी क्या है, मिट्टी भी एक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है, बात करें तो वैसे जातिवाचक का ही एक भेद है, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा भी लिखे तो वैसे द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा है या जातिवाचक संज्ञा की बात करें। लिंग, मिट्टी स्त्रीलिंग है, संज्ञा बताते ही लिंग, वचन, कारक। वचन क्या है, एक वचन में ही आएगा। कारक क्या है, मिट्टी को, कर्म कारक हो गया। इसके बाद क्रिया का क्या है, ये कर्म है, ये आ गया। इसके बाद आता है छूना, क्रिया है छूना, छूना, देखना, पढ़ना, ये सब उठाना, तो छूना क्रिया है। यहाँ पर जो है, नहीं सॉरी, यहाँ पर भाववाचक संज्ञा। छूना क्या है, भाववाचक संज्ञा है। लिंग, वचन, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग भी हो सकता है, एक वचन, और कारक है के लिए, संप्रदान कारक, ये है, क्रिया का संप्रदान है, ऐसे भी बोल सकते हैं। इसके बाद आता है मैं तरस गया। तो मैं क्या है, यहाँ कोई विशेषण नहीं है, मैं सर्वनाम है, कहीं सर्वनामक विशेषण यहाँ भी समझो, यहाँ के यहाँ ही था केवल। इसके बाद मैं क्या है, सर्वनाम है, कौन सा सर्वनाम है ये देखना है, तो मैं पुरुषवाचक सर्वनाम ही है। इसके बाद पुरुष कौन सा है, तो जैसे कि आया था, हमें पता ही है कि उत्तम पुरुष है, क्योंकि मैं, हम उत्तम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आपको बताना है लिंग, वचन, कारक। तो मैं पुल्लिंग का, वचन एक वचन, कारक कर्ता कारक ही है, क्योंकि मैं ही हूँ इस वाक्य का मुख्य कर्ता, तो कर्ता कारक है, क्रिया का क्या है, ये कर्ता है। तो ये था। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर, जो तरस जाने की बात यहाँ पर की गई है। तरस गया, तो तरस गया, यहाँ पर कर्म की आवश्यकता है ही नहीं क्रिया में, तो इसका मतलब तरसना क्या है,
ये क्योंकि तरस किसी कर्म को होके नहीं क्रिया होती है, तो इसका मतलब क्या है, ये अकर्मक क्रिया है। और बस क्रिया के बारे में पता लगते ही पुरुष वचन, पुरुष लिंग वचन, कारक, काल, कर, वाच्य, धातु और क्रिया के का कर्ता कौन है ये बताना होता है। तो इसमें कारक नहीं होता, सॉरी, क्रिया में। तो क्योंकि कारक तो बाकी उसमें होते हैं, संज्ञाओं में या विशेष उनमें, सर्वनामों में। तो क्रियाकर्मक हो गई। यहां पर तरस गया, पुरुष की, उत्तम पुरुष की क्रिया है क्योंकि मैं तरसा था। इसके बाद आते हम लिंग पर, तो पुल्लिंग है। वचन पर आते हैं तो एक वचन है। काल पर आते हैं तो यहाँ पर वर्तमान काल में ही रहेगा, सॉरी, तरस गया पहले की बात आ गई तो भूतकाल में चला जाएगा ये। और इसके बाद जो है वाच्य की बात करें तो मैं के अनुसार ही है क्रिया, तो इसका मतलब कर्ता के अनुसार ही क्रिया है, तो इसका मतलब क्या है, ये कर्तृवाच्य है। इसके बाद मैं कर्ता, कर्ता कौन है, मैं, तो मैं क्या है, कर्ता है, ये बताना है। ये था। आगे चलते हैं नेक्स्ट वाक्य पे कि पार्थ अच्छा लड़का है। पार्थ नाम है। नाम है तो कौन सी संज्ञा है, हमें पता है कि संज्ञा तीन है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो पार्थ एक अच्छा लड़का है, पार्थ अच्छा लड़का है, तो पार्थ कौन है, संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, लिंग वचन कारक। लिंग पुल्लिंग, वचन एक वचन, कारक कर्ता कारक, और क्रिया का क्या है, ये करता है। इसके बाद आता है अच्छा लड़का। लड़के की विशेषता क्या है, वो अच्छा है, तो विशेषण हो गया। विशेषण हो गया अच्छा शब्द, केवल अच्छे को अंडरलाइन होगा, तो अच्छा, बुरा, काला, गोरा, भद्दा, ये सब क्या है, विशेषण है। कौन से विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। लिंग वचन और विशेष्य बता दो, यानी लिंग क्या है, पुल्लिंग है, वचन क्या है, एक वचन है, और विशेष्य लड़का, क्योंकि किसकी विशेषता बताई गई है, अच्छा जो है लड़का विशेष्य की विशेषता बताई गई है। अब आते हैं लड़का। लड़का लड़की ये सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। बस संज्ञा का पता लगते ही लिंग वचन और कारक बता दो। लिंग क्या हो गया, पुल्लिंग, वचन क्या हो गया, एक वचनी, कारक क्या हो गया, कर्म, और क्रिया का क्या है, ये कर्म है। इसके बाद आता है क्रिया है। अब यहाँ पर है क्रिया है, तो इसका मतलब क्या है, ये यहाँ पर सकर्मक अकर्मक की पहचान तो हम बता नहीं सकते, है तो सिंपल है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि क्रिया है ये पुल्लिंग की है, ये एक वचन की है, ये क्रिया जो है अन्य पुरुष की है, क्योंकि पार्थ एक अच्छा लड़का है, दूर वालों की बात की गई है, यानी उन लड़कों की बात की गई है जो हमारे पास नहीं है, दूर वाला है। काल बता दिया है, वर्तमान काल है। धातु इसमें कुछ बनती नहीं है। काल और वाच्य जो है वो कर्तृवाच्य ही है। वैसे ओना क्रिया, ओना जो है खुद धातु ही है, तो पार्थकर्ता की क्रिया है। ये था यदि है के बारे में पूछा जाता है तो। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर, तुम क्या चाहते हो। तुम क्या चाहते हो, तीन शब्द बन गए, तीन पद बन गए, तुम क्या चाहते हो, तो ये पद बन गए। तो इन सब के बारे में देख लेते हैं कि क्या क्या है। तुम क्या है, तुम आप सर्वनाम है। सर्वनाम कौन सा है ये देखना है हमें, तो ये तुम आप किसी व्यक्ति विशेष के लिए प्रयोग हुए हैं, तो पुरुषवाचक सर्वनाम ही है। पुरुष कौन सा है, तुम मध्यम पुरुष का होता है। इसके बाद लिंग वचन बताने हैं हमें, तो लिंग क्या है, तुम क्या चाहते हो, तो ये पुल्लिंग है, क्योंकि चाहती हो होता, यदि स्त्रीलिंग होता तो चाहते हो तो पुल्लिंग ही है। इसके बाद एक वचन ही है, और इसके बाद क्रिया का कर्ता है, और मतलब कर्ता कारक है, और क्रिया का क्या है, ये करता है। क्या, क्या चाहते हो, चाहने की विशेषता है क्या, और इसलिए यह क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। क्या चाहते हो, यहां सर उस विशेषण में नहीं जाना, क्रिया विशेषण में जाना है, क्योंकि क्या चाहते, चाहना क्रिया है और क्या उसका विशेषण है, क्योंकि क्या चाहना तो क्या उसकी विशेषता बता रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। अब क्या चाहते हो क्रिया विशेषण ना तो काल में आता, ध्यान रखना है, काल के बारे में नहीं बता रहा, ना स्थान के बारे में बता रहा है, और ना ही मापतोल के बारे में बता रहा है। अब रह गया हमारे पास क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, तो इसका मतलब क्या है, ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। बस इतना ही बताना है, ये अव्यय है, क्रिया विशेषण अव्यय है। क्रिया विशेषण अव्यय का कौन सा भेद है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। चाहते ये क्रिया है,
यहाँ पर चाहने में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, इच्छा होती है, तो अकर्मक क्रिया होती है। इसके बाद हमें पुरुष बताना है, तुम के अनुसार मध्यम पुरुष है, लिंग वचन। ये ध्यान रखना, यहाँ पुरुष मैंने बाद में लिखा है लेकिन आपको लिखना पहले है। किसमें? क्रिया में और सर्वनाम में। भेद बताते ही सबसे पहले पुरुष लिखना है, फिर लिंग वचन लिखना है। यानी पुल्लिंग है, एक वचन है, इसके बाद काल वर्तमान काल है, इसके बाद जो है धातु कौन सी है, चाहता में चाह धातु होती है, और इसके बाद क्या है, ये कर्ता की कौन से कर्ता की क्रिया है, तुम कर्ता की क्रिया है। ये था तुम क्या चाहते हो। इन शब्दों को आप ध्यान से समझ लीजिए, बस कोई मुश्किल नहीं है, और मैंने बहुत सारे उदाहरण आपको दिए हैं, तो ऐसे ही समझना आपको कि एक एक शब्द के बारे में क्या क्या पहचान बतानी होती है। तो आज केवल 10 उदाहरण मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, बाकी आपके पास पीडीएफ भेजी गई है, तो उन सब को आप एक बार अच्छी प्रकार से देख लीजिए, अच्छी प्रकार से प्रयास कीजिए कि पद परिचय के बारे में जानने का। एक बहुत बड़ा वाक्य दे दिया गया है, और उस वाक्य के सभी शब्दों के पद परिचय जो हम देख लेते हैं कि क्या बनते हैं। जो शीत ऋतु में हिमालय का क्षेत्र पूर्णतः बर्फ से ढक जाता है और वहां जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। यदि इस पूरे वाक्यों के सभी पदों के परिचय हम दे पाते हैं तो फिर पद परिचय का पूर्ण ज्ञान ही हो जाता है। इतना बड़ा वाक्य यानी सभी प्रकार के शब्द इसमें लगभग लेने का प्रयास यहाँ पर किया गया है, निपात को छोड़कर। शीत ऋतु, शीत शब्द ऋतु की विशेषता, इसका मतलब क्या हो गया, ये विशेषण हो गया। अब शीत ऋतु की विशेषता है, ठंडा गर्म ये सब क्या है, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। और विशेषण जैसे ही हमने बता दिया तो हमें तीन बातें और बतानी हैं, लिंग वचन और विशेष्य। 3 बातें और बतानी है जब हम विशेषण बता देते हैं। तो यहाँ पर जो है लिंग क्या है, ऋतु के अनुसार स्त्रीलिंग है, और वचन की बात करें तो शीत ऋतु एक ही ऋतु है तो एक वचन में है। इसके बाद विशेष्य क्या है, ऋतु, ऋतु क्या है, इसका विशेष्य है। इसके बाद आते हैं ऋतु शब्द। ऋतु में बहुत सारी है, एक नहीं है, तो समूहवाचक संज्ञा हो गई यानी जातिवाचक संज्ञा हो गई। और जातिवाचक संज्ञा हो गई तो संज्ञा के बारे में क्या क्या बताना है, लिंग वचन कारक और क्रिया के साथ उसका संबंध। ये ध्यान रखना, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यही चीजें यहाँ छोड़ देते हैं बच्चे और यही गलतियां करते हैं। तो ऋतु क्या हो गई, जातिवाचक संज्ञा हो गई। लिंग कौन सा हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। वचन कौन सा हो गया, एक वचन हो गया। कारक कौन सा हो गया, तो शीत ऋतु बताई गई है तो ऋतु का जो है कारक ऋतु में अधिकरण कारक हो गया। बाकी यहाँ पर क्रिया के साथ संबंध लिखो तो क्रिया का अधिकरण है, ऐसे लिखना चाहो, नहीं तो अधिकरण कारक तक लिख दिया आपने, काफी है। इसके बाद आते हैं हिमालय। हिमालय क्या है, पर्वतीय स्थल है, उसी को हम हिमालय बोलते हैं। हिमालय किसी एक पर्वत का नाम नहीं है। हिमालय बर्फ का आलय, अक्षेत्र पूरा क्षेत्र है एक, तो इसका मतलब क्या है, ये कहीं ये समझो कि हिमालय एक पर्वत का नाम है, नहीं है, हिमालय में बहुत सारे पर्वत हैं। तो इसलिए क्या है, ये जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा तो लिंग वचन और हमें बताना है कारक। तो ध्यान रखना, जय हिमालय क्या है, पुल्लिंग है, वचन क्या है, यहाँ पर एक वचन की बात यहाँ पर की गई है। इसके बाद यहाँ पर हिमालय जो है वो कौन सा कारक है, क्योंकि हिमालय का के की कौन सा कारक है, संबंध कारक है। अक्षेत्र, तो अक्षेत्र शब्द भी क्या है, संज्ञा है, और अक्षेत्र भी कोई एक एरिया, निश्चित एरिया नहीं होता है, पूरा क्षेत्र होता है। तो वहाँ पर क्या होता है, अक्षेत्र है तो नाम तो है नहीं, तो इसका मतलब संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा है। इसके बाद जातिवाचक संज्ञा के बाद हमें वही बताना है, लिंग वचन कारक बताना है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा अक्षेत्र में पुल्लिंग हो जाएगा, एक वचन हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा, क्रिया का कर्म हो जाएगा, तो ये सब चीजें हो जाएंगी। पूर्णतया बर्फ से ढकना, पूर्णतया ढकना, तो ढक जाने का विशेषता क्या है, पूर्णतया है, तो पूर्णतया क्या हो जाएगा, हमारा क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्रिया विशेषण किस में आ जाएगा, काल और उसमें तो रहेगा नहीं, तो इसका मतलब ये क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्योंकि अधिकतर, पूर्णतया, जल्दी जल्दी, धीरे धीरे, ये सारे शब्द जो है यदि स्थान काल और परिमाण इन तीनों को छोड़ के बाकी है तो वो सारा क्रिया विशेषण क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। 3 को समझ लो, चौथा अपने आप ही बच जाता है, ये है। बस इतना ही बताना होता है विषय उसके अव्यय के बारे में। इसके बाद आते बर्फ।
बर्फ संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। लिंग वचन, लिंग का पता हमें स्त्रीलिंग है, वचन क्या है वो एक वचन है, और कारक क्या है, बर्फ से द्वारा, बर्फ के द्वारा ढका, तो कर्ण कारक है, क्रिया का एक कर्ण है, ऐसे भी लिख सकते हैं, कर्ण कारक तक लिख सकते हैं। ढक जाता है, ढकना क्या है, क्रिया है। ढक जाता है, ढकना जो है इसमें कर्म नहीं हो रहा है, खाली क्रिया जो है वो हो जाती है, तो इसका मतलब क्या है, अकर्मक क्रिया है। और क्या है, यहाँ पर जो है यदि क्रिया की बात करें तो बर्फ से ढकना, इसका मतलब क्या है, स्त्रीलिंग क्रिया हो जाएगी, क्योंकि बर्फ इसका मुख्य हो जाएगा, तो इसका मतलब स्त्रीलिंग हो जाएगा, एक वचन हो जाएगी। क्रिया बर्फ से ढकती है, तो ये अन्य पुरुष में रहेगी, मैं तुम तो है नहीं, अन्य पुरुष में ही आ जाता है, काल आ जाता है, फिर ढक जो है इसकी धातु आ जाती है, और इसके बाद हिमालय इसका क्रिया का करता है, उसके अनुसार जो है हो जाती है। तो सॉरी, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर ढक जाता है, तो यहाँ पर जो है क्या है, पुल्लिंग की आएगी, ये स्त्रीलिंग नहीं है, तो ये ध्यान रखना, यहाँ पर जो है पुल्लिंग है, क्योंकि ये क्रिया किसके अनुसार है, हिमालय के अनुसार है, तो ये पुल्लिंग है, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, ये ध्यान रखना है। इसके बाद आता है और, तथा, लेकिन, पर, परंतु, किंतु, ये सब क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय हैं, बस इतना पता होना चाहिए। वहां जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, वहां स्थान का बोध कराता है, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया, वहां का जनजीवन अस्त व्यस्त होना, तो कौन सा हो गया, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय हो गया। जनजीवन ये संज्ञा है, लेकिन ये ना तो जातिवाचक के अंतर्गत आती है, ना व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आती है, भाववाचक के अंतर्गत आती है। तो जनजीवन क्या है, भाववाचक संज्ञा है, लिंग वचन बताना है हमें, तो यहाँ पर जो है, और वहाँ का जनजीवन अस्त व्यस्त होता है, तो बहुत सारे लोगों का जनजीवन होता है, तो बहुवचन की आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर कारक जो है वो क्या हो जाएगा, संबंध कारक, क्योंकि जनजीवन उन लोगों का अस्त व्यस्त होता है। तो इसलिए यहाँ पर अब आ गए हम क्रिया पर। ज्यादा आगे बढ़ गए हुए क्या, तो अस्त व्यस्त होना क्रिया की विशेषता, क्रिया विशेषण हो गया, क्रिया विशेषण होगा तो अस्त व्यस्त होना ये किस में आ जाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण में आ जाएगा। हो जाता है, अकर्मक क्रिया है, पुल्लिंग है, बहुवचन है, अन्य पुरुष है, वाच्य कर्तृवाच्य में ही है, और जा धातु है, क्योंकि हो जाता है जा धातु के अंतर्गत आता है, तो ये हो गया। या गम धातु संस्कृत की बात करें तो होती है। निर्धन लोगों की ईमानदारी देखो, ये हमारा वाक्य है, तो यहाँ पर निर्धन लोग, तो यहाँ पर क्या हो गया, निर्धन शब्द जो है लोगों की विशेषता हो गई, तो सीधी सी बात है कि ये क्या है, विशेषण हो जाता है तुरंत, तो विशेषण हो गया है निर्धन। और कौन सा विशेषण है, तो लोगों की विशेषता निर्धन है, तो ये गुणवाचक विशेषण में ही रहेगा। और इसके बाद लोगों के अनुसार निर्धन शब्द बहुवचन का है, पुल्लिंग बहुवचन, और विशेष से क्या है, लोगों, एक नहीं है बहुत सारे लोग हैं, तो जातिवाचक संज्ञा है, लिंग वचन कारक हमें बताना ही है, तो पुल्लिंग, स्त्रियां नहीं है, लोगों की बात की गई है, तो यहाँ पर पुल्लिंग बहुवचन और क्या है, संबंध कारक है। ईमानदारी, क्योंकि यहाँ पर ये वाक्य में ध्यान रखना है लोगों की, इसलिए मैं बार बार केवल सीधा बता देता हूँ, कुछ शब्द तो बार बार बता चुका हूँ। लोगों की ईमानदारी आता है, ईमानदारी, देनदारी, ये सब किस में आती हैं, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। लिंग वचन और कारक बता दो, यानी स्त्रीलिंग, एक वचन, और कारक क्या है, कर्म कारक है। ईमानदारी देखो क्रिया है, किसको देखो, ईमानदारी को देखो, कर्म हुआ है तो सकर्मक क्रिया हो जाएगी। इसके बाद ईमानदारी देखना, तो ईमानदारी के अनुसार क्या है, यहाँ पर स्त्रीलिंग है, एक वचन है, पुरुष उन लोगों की, तो बात आई है यहाँ पर अन्य पुरुष की। इसके बाद वर्तमान काल देखना, देख धातु है, और निर्धन लोग इसके कर्ता हैं। यह पुस्तक मेरे मित्र की है, यह पुस्तक की विशेषता क्या है, यह है, तो यह क्या है, हमारा सर्वनाम है, तो सर्वनाम होते ही क्या हो जाएगा, यह विशेषता होकर सर्वनाम हो गया, तो सर्वनामिक विशेषण हमारा हो जाता है। तो यह क्या है, हमारा सर्वनामिक विशेषण है। विशेषण का पता लगता है लिंग वचन और विशेष्य बताना है हमें, तो यह पुस्तक के अनुसार है तो स्त्रीलिंग है,
और वचन एक वचन है, और इसके बाद विशेष्य क्या है? पुस्तक है। पुस्तक जातिवाचक संज्ञा है, लिंग वचन और कारक बता दो। यानी कहने का मतलब यहाँ पर जो है पुस्तक स्त्रीलिंग है, एक वचन में है, और इस कारक क्या है? पुस्तक कर्म कारक हो जाएगा। मेरे मित्र की है, तो मेरा क्या है? सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसके बाद हमें क्या बताना है? पुरुष लिंग वचन कारक। तो पुरुष मेरा उत्तम पुरुष है, लिंग पुल्लिंग है, एक वचन है, और इसके बाद कारक क्या हो गया? मैं यहाँ पर वाक्य को आपको अच्छे प्रकार से देखना है, मेरे मित्र की। तो यहीं से हमें पता लग जाता है कि कारक क्या है। यहाँ पर मेरा संबंध कारक है। मित्र, मित्र ये संज्ञा तो है ही, लेकिन क्या है? मित्र एक नहीं, बहुत सारे होते, तो जातिवाचक संज्ञा है जो समूह का बोध कराते हैं। पुल्लिंग एक वचन और संबंध कारक है क्रिया, कर्म हुआ है यहाँ पर मित्र की है। तो यहाँ पर जो है पुस्तक की बात की गई, तो पुस्तक है, तो पुस्तक कर्म कारक हो गया, तो सकर्मक क्रिया हो गई, स्त्रीलिंग हो गया, एक वचन हो गया, उत्तम पुरुष हो गया, वाच्य कर्तृवाच्य ही है सब, क्योंकि से द्वारा का प्रयोग यहाँ पर नहीं किया गया है, वर्तमान काल है, ये सब है में धातु का प्रयोग नहीं है। नेहा यहाँ इसी मकान में रहती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाक्य है, क्योंकि ऐसा ही वाक्य ज़्यादातर पूछा जाता है कि यहाँ तीसरे मकान में रहती है, या इसी मकान में रहती है, या दूसरी मंजिल में रहती है। तो इस प्रकार जो है ये वाक्य जो है ज़्यादातर पूछा जाता है, तो इसलिए ये वाक्य यहाँ पर लिया गया है। तो नेहा, नेहा नाम है, तो नाम से ही हम पता लगा लेते हैं कि नाम है तो कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसके बाद हम लिंग वचन कारक बताते हैं, तो नेहा क्या? स्त्रीलिंग है, वचन क्या है? एक वचन है, और इसके बाद कारक क्या है? कर्ता कारक है, तो क्रिया का ये क्या है? कर्ता है। यहाँ रहती है, तो यहाँ क्या है? ये ध्यान रखना, क्रिया विशेषण है, क्योंकि क्रिया की विशेषता बताता है, तो इसलिए यहाँ पर क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। इसी मकान, मकान की विशेषता क्या है? इसी है, तो इसका मतलब क्या है? इसी जो है वो सर्वनामिक विशेषण है, क्योंकि ये क्या है? सर्वनाम है, और ये पुल्लिंग एक वचन और विशेष्य बता दिया है, मकान है। इसके बाद मकान क्या है? संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा, लिंग वचन आपको पता ही है, पुल्लिंग है, एक वचन है, और कारक क्या है? में अधिकरण कारक है। रहती है, यहाँ पर कोई कर्म नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? अकर्मक क्रिया है, पुरुष बताना है। नेहा रहती है, तो अन्य पुरुष में आ जाएगा, लिंग वचन स्त्रीलिंग है, एक वचन है, और काल की बात करें तो वर्तमान काल ही है। इसके बाद वाच्य की बात करें तो ये कर्तृवाच्य है, काल की बात करें तो हम यहाँ पर वर्तमान काल ही है, और रहना जो है यहाँ पर वैसे धातु के रूप में, रह धातु के रूप में यहाँ पर जो है प्रयोग किया गया है। तो अब आते हैं, अरे वाह तुम भी पुस्तक पढ़ सकते हो। अरे वाह, पहले तो अरे शब्द से हम, अरे वाह से हम चलते हैं। तुम भी पुस्तक पढ़ रहे हो, वैसे मैंने अरे वाह बाद में दिया है। क्यों? अरे वाह क्या होता है? आई का निशान होता है, उल्टी आई का। इसी से हमें पता लग जाता है कि ये अव्यय विस्मयादिबोधक है, और विस्मयादिबोधक अव्यय है, बस इतना ही बताना है आपको। तुम भी पुस्तक पढ़ सकते हो, तो तुम क्या है? सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसके बाद हमें इसका लिंग, पुरुष लिंग वचन बताना, तो कौन सा पुरुष है? मध्यम पुरुष है। लिंग क्या है? पुल्लिंग है, एक वचन है, और कारक क्या है? तुम जो है कर्ता कारक है, और क्रिया का क्या है? ये कर्ता है। अरे वाह, अरे वाह तुम भी पुस्तक पढ़ सकते हो। इन शब्दों को देख लेते हैं। अरे वाह, पहले ये, फिर पुस्तक, सॉरी, अरे वाह तुम भी पुस्तक पढ़ सकते हो। इन पदों का परिचय हमें देना है। पहले अरे वाह की बात कर लेते हैं। आई का निशान लगा हुआ है, उल्टी आई का, तो हम इसे समझ जाते हैं कि अव्यय कौन सा अव्यय है? विस्मयादिबोधक का अव्यय है। तो ये यहाँ पर केवल इतना ही बताना होता है। तुम क्या है? यहाँ पर हमें ये देखना है, ये सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। कि तुम की बात करें, पुरुष कौन सा है? मध्यम पुरुष है, पुल्लिंग है, एक वचन है, और कारक कौन सा है? कर्ता कारक है, और क्रिया का ही करता है। अरे वाह हो ही गया। भी, तुम भी,
तो तब, तो, तक, भी, जी, ही, ये सब क्या है? निपात है। तो तक क्या है? भी क्या है यहाँ पर? तुम भी निपात है, निपातव्य है। बस इतना ही बताना होता है। पुस्तक जातिवाचक संज्ञा है, लिंग वचन कारक बताना ही होता है। स्त्रीलिंग एक वचन कारक क्या है? कर्म कारक है। इसके बाद पढ़ सकते हो, पढ़ सकना क्या? पुस्तक। तो पढ़ना क्या है? सकर्मक क्रिया है। तो सकर्मक क्रिया है तो इसके बाद हमें पुरुष बताना है। अन्य पुरुष हो गया ना, तुम के अनुसार है, तुम पढ़ सकते, तो मध्यम पुरुष हो गया, सॉरी, मध्यम पुरुष। और यहाँ पर पुल्लिंग, क्योंकि ये किसके अनुसार बताया गया है? तुम के अनुसार है, तो पढ़ सकते हो, तो यहाँ पर आ जाएगा पुल्लिंग एक वचन। इसके बाद काल, वर्तमान काल और कर्तृवाच्य, और इसके बाद हम बताते हैं धातु, पट धातु, और क्रिया का क्या है? तुम क्रिया का करता है, ये बताना होता है। इसके बाद शाम तक वर्षा हो सकती है। तो शाम क्या है? शाम तक वर्षा होना, शाम को वर्षा होना। तो ये क्या है? क्रिया की विशेषता है। शाम, शाम क्या है? काल है। काल है तो कालवाचक क्रिया विशेषण है। कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। बस इतना ही बताना होता है अव्यय के बारे में। इसके बाद क्या है? आगे आया है शाम तक वर्षा हो सकती है। तो यहाँ पर तक की बात करें तो ये भी, तो, तक, भी, जी, ये तक निपात अव्यय है, निपात लिया गया है। वर्षा जातिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग एक वचन, और कारक आदि हमें बताना होता है, तो कर्म कारक है। इसके बाद आता है हो सकती है। तो यहाँ पर वर्षा जो है कर्म कारक है, तो यहाँ पर हो सकती क्या है? सकर्मक क्रिया है। और पुरुष क्या है? अन्य पुरुष है। और इसके बाद जो है वचन लिंग हमें बताने ही होते हैं। तो लिंग स्त्रीलिंग, वचन एक वचन, और वर्तमान काल, धातु इसमें आएगी ही नहीं। तो ये है, ये इस प्रकार जो है ये 10 वाक्य जो है आज मैंने आपको समझाए हैं। बाकी आप स्वयं प्रयास कीजिए, क्योंकि मैंने सभी बहुत सारे उदाहरण जो इसमें दिए हैं पद परिचय में, ताकि आपको अच्छे से अच्छे अभ्यास हो सके। और जो नीचे दिया गया है पहले उन पर हाथ रखिए या कोई चीज़ रखिए, और फिर उनका परिचय एक एक शब्द का निकालने का प्रयास कीजिए। अभ्यास जितना कर लोगे आप, उतना ही आपको ये समझ में आएगा। मेरे समझाने का फ़ायदा तभी होगा जब आप खुद स्वयं स्वाध्याय प्रैक्टिस करोगे। कुछ और इससे संबंधित रिलेटेड बुक से देखो, व्याकरण की बुक से देखो, सब जानने का प्रयास करो। कहीं सारे मेरे ही भरोसे बैठ जाओ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है और इसमें ही गलतियाँ होती है और ये हर जगह काम आता है। तो ये ध्यान रखना, क्योंकि ये आप जीवन भर ये सारे परिचय, यदि पद परिचय जिसको अच्छे प्रकार से ज्ञान है, तो व्याकरण का बहुत सारा हिस्सा इसके अंतर्गत आता है, तो आप जान लेते हो कि क्या है क्या नहीं है। तो सीखिए, बाकी अभ्यास कीजिए, और देखते हैं परसों आपका ऑनलाइन परीक्षा के लिए एक टेस्ट बनाते हैं और वो देते हैं कि आप इसमें से कितना समझ पाए, क्योंकि आपका तो वैकल्पिक ही क्वेश्चन आने हैं इससे, और आप पहचान जाओगे कि इसके विकल्प ये होंगे। अच्छी बात है, बनाने से भूल जाते थे बच्चे, अब क्या आपको पहचानना है कि ये है आपका सही उत्तर क्या है, वो पहचानना है। ओके।